बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसमें हमने अल्कोहल इपॉक्साइड का बेसिक आइडिया लिया था, ये क्या होते हैं, और इसके बाद हमने शुरू किया था चलाव्यता, समाव्यता, वाइनिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एलिल अल्कोहल की अभिक्रियाओं को शुरू किया था। तो सबसे पहले आपको इसकी संरचना पता होनी चाहिए, पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको। तो हम एलिल अल्कोहल की अभिक्रियाओं को हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो हमने कहा था कि डबल बॉन्ड की अभिक्रिया है, जैसे कि संरचना जो है आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इसकी जो संरचना है इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। तो आप देखें कि इसकी अभिक्रिया को हमने दो भागों में विभाजित किया था। डबल बॉन्ड की अभिक्रिया जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है, और दूसरी है OH समूह की अभिक्रिया जो हम आज पढ़ेंगे। तो आप देखें कि डबल बॉन्ड की अभिक्रिया जब हमने पढ़ी थी उसमें तो कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें इम्पोर्टेंट अभिक्रिया कौन सी थी, जिसमें HBr के साथ अभिक्रिया और HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया हुई थी, जिसमें हमने ये कहा था कि HBr और HOCl का योग जब एलिल के डबल बॉन्ड पर होगा तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम को ध्यान में रखते हुए होगा, यानी HBr और HOCl का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो वो इम्पोर्टेंट बात हमने पढ़ी थी। तो चलिए आज हम जो शुरू करने वाले वो है एलिल अल्कोहल का जो OH पार्ट है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, OH समूह की अभिक्रिया है। तो कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होंगी जिसमें OH हटेगा और जो भी नाभिक स्नेही होगा वो आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसको समझें। देखिए ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। आपको ये भी पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के, ये ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है OH माइनस और कार्बन पे आता है प्लस। तो क्योंकि OH माइनस है और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, तो जब आने वाला कोई समूह जब आएगा तो वो भी नाभिक स्नेही होगा और वो OH को हटाएगा और वो खुद लग जाएगा। तो इस टाइप की कुछ अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे OH की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जो सबसे पहली जो अभिक्रिया है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे वो है सोडियम के साथ अभिक्रिया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों अपन देख लेते हैं एक बार। जो पहली अभिक्रिया है उसमें एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया हो रही है सोडियम के साथ। दो सोडियम के परमाणु हैं, इसकी अभिक्रिया जब होती है तो हमें हाइड्रोजन गैस दिखती है। तो अब ये देखें कि जब भी किसी यौगिक के साथ यदि सोडियम की अभिक्रिया कराई जाती है और उस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो यौगिक है जिसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ हुई थी वो यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। वापस सुने आप कि यदि एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है, इसका मतलब ये कि एलिल अल्कोहल अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि किसी भी यौगिक की अभिक्रिया सोडियम से होगी या हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। दूसरी अभिक्रिया आप देखें, दूसरी अभिक्रिया है HCl के साथ। HCl देखिए टूटेगा कैसे, हमें पता है Cl विद्युत ऋणी होता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो Cl पे आता है माइनस और H पे आता है प्लस का साइन। और अभी हमने इससे पहले एक पढ़ा था कि एलिल अल्कोहल में OH जो है वो OH माइनस की फॉर्म में निकलता है, क्योंकि OH की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो सिंपल सा है कि Cl को आप लेके जाइए और OH की जगह पे लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये एलिल क्लोराइड बन जाएगा और निकलेगा क्या, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा।
ये OH वाला और ये HCl का हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया है HCl के साथ, ये तो इजी है। तीसरी अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल के साथ। देखिए इस संरचना को यदि हम, ये जो एसिटिक एसिड दिख रहा है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन अभिक्रिया को समझाने के लिए इस प्रकार लिखा हुआ है। तो यदि परीक्षा में इस तरीके से आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। एसिटिक एसिड को उल्टा यदि लिख दिया जाए तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई दूसरा अणु है, एक दूसरा कोई यौगिक है। तो ये एसिटिक अम्ल ही है। तो जब भी एसिटिक अम्ल की एलिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया होती है तो देखिए निकलता किस प्रकार है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और अभिक्रिया किस प्रकार होगी, ये देखिए अल्कोहल का हाइड्रोजन और एसिटिक अम्ल का OH निकलता है, ये दिख रहा है आपको, वाटर निकलेगा। तो देखिए बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 ये बिल्कुल एज इट इज है, कोई परिवर्तन नहीं है। और इसके बाद एक ऑक्सीजन है, इसके बाद ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये है एलिल एसीटेट। एलिल एसीटेट तो सिंपल सा था, एसिटिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो एलिल एसीटेट आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आप देखें अगली अभिक्रिया, देखिए आप, ये जो अभिक्रिया है वो है CH3COCl। अब देखिए ये भी थोड़ा अभिक्रिया को समझाने के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ये आप देखें इसमें, इसको यदि हम इस तरीके से बनाते CH3COCl तो आपको पता लग जाता है कि एसिड क्लोराइड है ये, लेकिन इसको समझाने के लिए संरचना ऐसी लिखी गई है। तो आपको कभी भी संरचना उल्टी लिखने पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए क्या होगा, और ये CH3COCl जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं, उसमें से एक एसिड क्लोराइड भी है। तो 4 व्युत्पन्न आप देख लें, एस्टर, अमाइड, एसिड हैलाइड जो आपके सामने दिख रहा है, और एक है एनहाइड्राइड। तो ये 4 व्युत्पन्न होते हैं। तो जब भी एलिल अल्कोहल की अभिक्रिया अम्ल के व्युत्पन्न से होती है तो एस्टर बनता है। आप ध्यान रखें तो देखिए क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा, Cl और एलिल अल्कोहल का हाइड्रोजन निकलेगा। तो आप देखें HCl माइनस होगा यहाँ से, और हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये वापस से वही है एलिल एसीटेट। आप ये कह सकते हैं ये एस्टर ही तो है। आप देखें RCOOR। तो इसका मतलब ये कि अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया कराएं, चाहे आप ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न से अभिक्रिया कराएं, आपको एस्टर प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन। देखिए ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीकरण होने पर, ऑक्सीडेशन होने पर जो उत्पाद बनेगा वो निर्भर करेगा कि आपने ऑक्सीकारक कौन सा लिया है। मान लीजिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आपने यदि ऑक्सीकारक MnO2 या फिर AgNO3 को लिया है ऑक्सीकारक के रूप में, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि एलिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है और बनता है एक्रोलीन। अब ये ध्यान रखें कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पर एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन होने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। तो यही प्रक्रिया चली है। आप देखें कि एलिल अल्कोहल था सबसे पहले नंबर पे, उसका ऑक्सीडेशन यदि MnO2 और AgNO3 के प्रेजेंस में कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें सेकंड नंबर पे ये मिलता है उत्पाद के रूप में एक्रोलीन। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक्रोलीन की संरचना बनाए तो आप क्या,
तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक्रोलीन की संरचना क्या है। आप क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। जो आपका CH2OH था एलिल अल्कोहल का, उसमें CH2OH की जगह आप CHO लिख दें तो एक्रोलीन बन जाएगा। उसी तरीके से आगे यदि ऑक्सीडेशन होता है MnO2 और AgNO3 की उपस्थिति में तो हमें मिलता है एक्रिलिक अम्ल या एक्रिलिक एसिड। इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH COOH यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2OH की जगह आपको COOH लगा देना है। ये आसानी से है, आप देखेंगे इसको। तो नंबर 1 जो है संरचना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो आपका एक्रोलीन बन जाएगा और थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो एक्रिलिक अम्ल बन जाएगा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो निर्भर करेगी कि आपने ऑक्सीकारक कौन सा लिया है। MnO2 लेने पर आपके सबसे पहले एलिल अल्कोहल से एक्रोलीन बनेगा और एक्रोलीन से एक्रिलिक अम्ल बनेगा। उसी प्रकार यदि ऑक्सीडेशन हम अम्लीय K2Cr2O7 या फिर अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो उत्पाद मिलता है वो मिलेगा फॉर्मिक अम्ल और दूसरा मिलेगा ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप ध्यान रखें कि परीक्षा में आपसे पूछा क्या गया है। यदि MnO2 के साथ हो तो एक्रोलीन और एक्रिलिक एसिड, और यदि अम्लीय K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ अभिक्रिया है तो आपका उत्पाद जो है वो अलग बनेगा, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। यही है एलिल अल्कोहल की अभिक्रियाएं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। आज के लेक्चर इतना ही। थैंक यू।